molecular mass. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। आपको अगर अपना वेट कैलकुलेट करना है तो जनरली आप क्या करते हैं? वेट मशीन का यूज करते हैं। पर अगर किसी एटम का वेट कैलकुलेट करना हो, वेट ऑफ एन एटम, तो क्या एटम को उठा के वेट मशीन पे रखा जा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंसान का वेट कैलकुलेट करना है या फिर हमें कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कैलकुलेट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। बट अगर किसी एटम या एलिमेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो इसको उठा के हम वेट मशीन पे नहीं रख सकते हैं। इसके लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा गया। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉल होता है और वो इतना लाइट वेटेड होता है कि उसको वेट मशीन के थ्रू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है उसके वेट को। तो एक साइंटिस्ट थे सर जॉन डाल्टन, इन्होंने बताया कि अगर हम एक एटम का दूसरे एटम से, किसी एक एटम का दूसरे एटम से कंपैरिजन कर दें, किसी एक एटम का दूसरे एटम से अगर हम कंपैरिजन कर दें तो उस कंपैरिजन के थ्रू हम इसका वेट बता सकते हैं। एटम का दूसरे एटम से कंपैरिजन करके हम उसका वेट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जॉन डाल्टन ने बताया कि हम एक स्टैंडर्ड एटम चुन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड एटम चूज करते हैं और ऐसा एटम जिसके साथ सारे एलिमेंट्स का रेशियो निकाला है। रेशियो मीन्स A/B। उन्होंने बताया कि हमें स्टैंडर्ड कोई एक स्टैंडर्ड एटम चुनते हैं और उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रेशियो जब उसका निकालते हैं तो वो जो वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी वही कहलाएगी एटॉमिक वेट। जनरली एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक वेट क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, बंच ऑफ एटम्स। कई सारे एटम्स का जो ग्रुप होता है वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो इसका मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? कोई मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? कई सारे एटम्स से मिलकर। तो हर पर्टिकुलर एटम का हम वेट निकालेंगे, हर पर्टिकुलर एटम का मास निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो वो जो हमारा फॉर्म होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट होगा? सम ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स एटॉमिक मासेस। क्या करेंगे? जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, यानी जैसे आपका CO2, इसमें कार्बन एटम भी है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो कार्बन एटम का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम का एटॉमिक वेट, जब हम इनको ऐड करेंगे, इनका सम लेंगे तो वो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या बनेगा आपका? मॉलिक्यूलर मास। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? रेशियो होता है एक स्टैंडर्ड एटम के साथ दूसरे एटम का कंपैरिजन करके निकलता है। जॉन डाल्टन ने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड एटम माना था और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ एनी एटम, किसी भी पर्टिकुलर एटम का जिसका एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना हो उसका मास लिखेंगे और प्लस मास ऑफ स्टैंडर्ड
एटम। स्टैंडर्ड एटम में इन्होंने हाइड्रोजन लिखा था, हाइड्रोजन का मास, लेकिन बाद में देखा गया कि हाइड्रोजन हर पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ फिट नहीं बैठता है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। फिर आगे के साइंटिस्ट ने एक नया एलिमेंट चुना, दैट इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन को कैसे उन्होंने रखा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे आपके पास सपोज कोई केक है, या इसको आप और कोई चीज कह सकते हैं, एप्पल है या वाटरमेलन है, आप इसका ऐसे समझ सकते हैं। उसको हमने क्या किया, 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया। कोई एक एप्पल था हमारे पास, या कोई केक आया जिसको हमने 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया। ये जो 12 पीसेस हैं, अगर इसमें से हम इस एक पीस को बाहर निकाल दें, ये एक पीस को हमने बाहर निकाल दिया, तो इस पीस ये पूरे के 1/12 के इक्वल होगी। पूरे में कितने पार्ट हैं, 12 है, 12 के 12 इक्वल है। अगर हम किसी एक को निकाल के इसका वेट पूछें तो उसका वेट कितना होगा, पूरे का 1/12 होगा, 1/12वां भाग होगा। जैसे आप तिहाई चौथाई कैलकुलेट करते हैं, वैसे 1/12 पार्ट जो इसका होगा वही इसका वेट होगा। सपोज इसी केक या एप्पल की जगह कार्बन एटम है, हमने कार्बन एटम को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसको डिवाइड करने के बाद उसके एक पर्टिकुलर का जब हमें एटॉमिक वेट निकालना हुआ, वो हमने जिस तरह फाइंड आउट किया उसी को स्टैंडर्ड मान के, और जिस भी एटम का हमें मास निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो हमारा कार्बन का निकलता है 1/12 पार्ट का, उसको हम यहाँ रख देते हैं, और इन्हीं दोनों का जो रेशियो आता है वो आपका कहलाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको AMU से डिनोट किया जाता है। AMU से इसको स्टार्टिंग में डिनोट किया जाता था, कुछ टाइम तक इसको DA से भी डिनोट करते थे। DA क्योंकि इसको डाल्टन ने ढूंढा, तो डाल्टन साइंटिस्ट के नाम पर इसको कुछ दिनों तक DA से डिनोट करते थे। प्रेजेंट टाइम में हम इसको U से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम एटॉमिक मास को, पहले AMU कहा जाता था एटॉमिक मास यूनिट, अब इसको U से डिनोट करते हैं, एंड हियर इज U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। यहाँ U का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है, इसको AMU से डिनोट करते हैं या फिर U से डिनोट करते हैं, एंड हियर इज U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास एंड AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको वो फॉर्मूला बताते हैं जिसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको कार्बन का कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, और साथ ही साथ कुछ और एग्जांपल्स भी आपको करके बता देते हैं जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या हुआ, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन एक बार बता देते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के मास के इक्वल होता है। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मास के इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of one atom of element is equal to mass of one atom of mass of one atom of any element, and here 1/12 part of the mass of one carbon atom,
किसी भी कार्बन एटम के जो कोई एक पर्टिकुलर कार्बन एटम लेंगे उसका जो 12वां भाग होगा उसका मास लिखा जाएगा। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जो मास लिखा जाएगा वो आपका उससे डिवाइड कराएंगे। जैसे अगर इसका टोटल मास आपके पास 12 आ रहा है तो 1/12 पार्ट का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया 1/12 पार्ट क्या होता है। तो आपको सबसे पहले कार्बन की ही कैलकुलेट करके हम दिखा देते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना आता है, उसके बाद बाकी किसी चीज़ का निकालेंगे। तो एक बार निकाल के देख लेंगे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसको एटॉमिक मास को रिलेटिव मास भी कहते हैं। यह आपका फॉर्मूला है, इसको रिलेटिव मास भी कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। शॉर्ट फॉर्म में इसको आरएम लिखते हैं, रैम। बट ये कंप्यूटर वाला रैम नहीं है, साइंस वाला है, जिसका मीनिंग होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो कार्बन का, फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन का जो सिंगल एटम होता है उसका मास कितना होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.99 × 10⁻³ ग्राम्स। ये कार्बन के एक एटम का मास होता है। और हम जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है यानी 1U, लिख दें या AMU लिख दें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अभी हमने बताया इसको AMU या U दोनों से डिनोट करते हैं। 1U वो किसके इक्वल होगा, 1/12। कितने एटम का निकाल रहे हैं, 1 कार्बन का, तो ये 1 हो जाएगा और अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 क्या, कार्बन 12 पूरा लिख सकते हैं। अब हमारे पास उस एक पर्टिकुलर एटम की वैल्यू है, एक कार्बन की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी है, 1.99 × 10⁻⁻23 और इसका अपॉन क्या हो जाएगा 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको इससे डिवाइड कराएंगे, आप इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे, हमें कार्बन का याद है इसलिए हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, 1.66 × 10⁻23 ये कार्बन एटम का एटॉमिक मास है। कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 1.66 × 10⁻23। अब जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपन यहाँ हमने लिखा था 1/12 पार्ट ऑफ, 1/12 पार्ट का हमारे पास कितना निकल गया, 1.66 × 10⁻23। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो तो हम उसका एटॉमिक वेट ऊपर लिख देंगे और 1.66 से उसको डिवाइड करा देंगे, वही जो वैल्यू निकलेगी वो उसकी एटॉमिक मास हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का फाइंड आउट करके देख लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AW, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन वो होता है 1.67 × 10⁻23 ग्राम। इसको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, 1.67 × 10⁻23 ग्राम। इसको क्या करना है, यहाँ ले आके पुट कर देना है। अगर इसको यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में तो 1.67 × 10⁻23 अपॉन 1.66 × 10⁻23 ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, और हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी,
डिवाइड कराएंगे 1 पॉइंट से ये 24 -24, ठीक है। कार्बन के जो 1 एटम की वैल्यू होती है वो इतनी होती है हाइड्रोजन की 1.67 × 10⁻²4। और अभी हमने यही फाइंड आउट किया है कि 1 कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो इतना होता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 यूनिट आएगी, 1 यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालें। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक वेट होता है 2.66 × 10⁻23। और टोटल हमारे पास कितना है? ये ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1.66 × 10⁻24। इसको आप सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद 16 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन का है 35.5 होता है। इसी फॉर्मूले से हम सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो ये कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास निकालना है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है। अगर हमें एटॉमिक वेट पता है तो हम एटॉमिक मास कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने बताया सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। जितने एटॉमिक मास होंगे उन सबका जो सम होगा वो आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मतलब ऐसी टर्म जो मॉलिक्यूल्स को बताती है। एटॉमिक मास को जॉन डाल्टन ने बताया था, उसी तरह मॉलिक्यूलर मास का सबसे पहले यूज साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने किया था। इन्हीं के नाम पर एक नंबर्स होती है एवोगाड्रो नंबर, वो इस बार आपके सिलेबस से हटा दी गई है, नहीं तो उस पर मूल कॉन्सेप्ट काफ़ी टफ लोग समझते थे, तो वो भी एक टॉपिक था आपके सिलेबस का, पर उसको हटा दिया गया है अभी। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जितने भी सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, उन सारे एटम का एटॉमिक मास निकाल के हम टोटल कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी फॉर्मूला यही होता है। इसको भी कार्बन 12 के 1/12 से कैलकुलेट किया जाता है। और मॉलिक्यूलर का सारा फॉर्मूला यही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जरा सा चेंजिंग होगी। एटॉमिक मास है, इसको मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, ठीक है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का। और इसका कंपैरिजन किससे होगा? उसी तरह 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 के 1/12 में मान से इसका कैलकुलेशन कंपैरिजन करके रेशियो ऐसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना हो मॉलिक्यूलर मास किसका, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हो, ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, ऐसा कंपाउंड जो भी कुछ लेते हैं, HNO3, इसी का एग्जांपल भी हमने आपको दिया, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का अभी हमने फाइंड आउट किया था 16 आया था, ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले पे रख देंगे जनरली, चाहे इस फॉर्मूले पे रख के एक एक का कैलकुलेट करिए या फिर आप क्या करिए, अगर आपको सबका एटॉमिक मास पता है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, उनको ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट आप ऐड कर लेंगे तो भी आपको उनका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा एटॉमिक मास का। इसकी जगह मॉलिक्यूलर मास का इसकी जगह और एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। जैसे आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है जिसमें 2 ए और बी, 2 आपके पास एलिमेंट है जिसमें कि कोई सब्सटेंस ए भी बना है, तो आप क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल कंपाउंड का एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमें एटॉमिक मास इन सबका पता है, सारा ऐड कर लेते हैं। 1 + 14, यहाँ ऑक्सीजन में 3 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट का 16 आता
तो 3 इंटू 16 कर देंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 14 + 48 और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। 8 + 4 + 130 और 4 + 1 5 8 63। ये एटॉमिक मास हमारा है, मॉलिक्यूलर मास आएगा HNO3 का। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का। कुछ और आप कैलकुलेट करेंगे। CO2 का मॉलिक्यूलर मास है, HCl का मॉलिक्यूलर मास है, ये आपका आज का होमवर्क है। कुछ होमवर्क और भी हैं, उन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपको PDF में मिल जाएगा, ये दोनों भी कैलकुलेट करना है। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था। आपका 3rd चैप्टर भी टोटली कंप्लीट।